मौली। हाँ सर। ओके बच्चों, अब आपको ये हेडिंग को एक बार प्लीज एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है? क्या अभी पढ़ोगे या मैं होमवर्क दे दूं? मैं ये मान के चलूं कि आप इसे होमवर्क में पढ़ के रखोगे या अभी पढ़ोगे? बोलो। होमवर्क में दे दूं? पक्का? होमवर्क करते नहीं है ना बच्चे, इसलिए मुझे दिक्कत रहती है। पढ़ने बैठोगे तो कम से कम लगेंगे, मुझे लगता है 5 मिनट तो लगेंगे कम से कम। इसमें आपको वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में सब कुछ लिखा है कि एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो बेस, कॉन्जुगेट बेस कमजोर होगा, कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा। वही वाली बातें सारी लिखी हुई है विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। सर होमवर्क पे दे दो, पढ़ लेंगे। चलो ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो। ठीक है तो बच्चों ये टॉपिक जो है मैंने अभी पढ़ा दिया आपको। अब आपको इसे होमवर्क में रीड करके रखना है। इसमें एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी जो मैंने पढ़ाई थी वो भी लिखी हुई है, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, होमवर्क है आपका। डन? चलो अगला टॉपिक आप लोग देख रहे होगे बेटा, आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। ढूंढिए हेडिंग, एक बार रेज हैंड कर दीजिए कि हाँ हमें मिल गई। ढूंढ के अंधाधुंध मत हेडिंग वो कर देना, ढूंढो पहले कहाँ पे लिखा है। और ये आदित्य भाटी क्यों नहीं आए आज क्लास में? तो आदित्य भाटी बिल्कुल सीरियस नहीं है, पेपर सर पे हैं, ऑफलाइन पेपर वैसे ही हो गए हैं, पास नहीं हुए तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। आयोनाइजेशन कांस्टेंट और वाटर। देखिए बेटा अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इसे पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कुछ और बता दूं चीजें, ताकि आप थोड़ा लिंक कर पाओ, ठीक है? जैसे चलो दो एग्जांपल लेते हैं, दोनों एग्जांपल में से जो आपको ठीक लगे वो आप समझिएगा, ठीक है? पहला एग्जांपल, आप एक नॉर्मल घर को इमेजिन करिए, एक नॉर्मल घर जिसके अंदर एक अपना बाथरूम है, अपना 2-3 रूम है, 3 BHK इमेजिन करिए, 3 BHK फ्लैट जिसमें 3-4 रूम है, अपनी एक रसोई है, 2-3 बाथरूम है, एक छोटी सी बालकनी है और ड्राइंग रूम है, ठीक है? इमेजिन कर लिया। अब इसी को आप थोड़ा मॉडिफाई करो। मॉडिफाई कैसे करोगे? ऑटोमेटिक डोर होंगे, ठीक है? मॉड्यूल किचन होगा, उसमें बढ़िया से एक्सेसरीज लगी होंगी सारी, ठीक है? आपका वैसे नॉर्मल वाले जो 3 BHK था उसमें नॉर्मल टोटी टाइप थी, और एडवांस वाले में जो है वो आपका शावर भी लगा हुआ है, इंग्लिश टॉयलेट है, वहां पे इंडियन टॉयलेट था। इस तरीके से अपग्रेड कर लिए। एक 3 BHK फ्लैट है और एक उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो यहाँ की रसोई में खाना बनता था, यहाँ की रसोई में क्या बनेगा बताओ? खाना। खाना। यहाँ के बाथरूम में नहाते थे, यहाँ के बाथरूम में क्या करेंगे? नहाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपग्रेड मत हो, अपग्रेड हो वो अच्छी बात है, लेकिन सिखाना ये चाह रहा था कि काम सेम हो रहा है, लेकिन इस बार आप कहोगे कि भाई मैं शावर में नहा के आया, भाई मेरे यहाँ मॉड्यूल किचन जो है मॉडिफाइड है बिल्कुल, ठीक है? ये तो कुछ कह नहीं पाएगा, है ना? इस तरीके से। अगर सेकंड एग्जांपल लो, एक ऑल्टो गाड़ी ले लो, ऑल्टो या स्विफ्ट ले लो, बलिनो ले लो, वैगन आर ले लो, एक मिडिल क्लास फैमिली वाली गाड़ी ले लो। तो मिडिल क्लास फैमिली का एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जितना उनका रहता है पोटेंशियल, उससे हमेशा ऊपर सोचते हैं, और अच्छी भी बात है, एक तरफ नेगेटिव भी है, एक तरफ पॉजिटिव भी है। सोचेंगे ऊपर तभी तो थोड़ा और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो ऊपर ही जाएंगे, है ना? जब सोचेंगे नहीं, अपने कोई सपने नहीं होंगे मिडिल क्लास में रह के, तो फिर फायदा नहीं है, समय के साथ आपका ग्राफ नीचे गिरेगा। तो मिडिल क्लास वालों को क्या है कि उन्होंने ले लिया एक वैगन आर, और सपना था लैम्बोर्गिनी का, ले ली वैगन आर, लैम्बोर्गिनी ले नहीं पाएंगे तो उसको करा लिया मॉडिफाई, लैम्बोर्गिनी जैसा उस पर ढांचा लगवा दिया, उसके गियर पेयर जो भी टायर वायर है सब कुछ चेंज करा के उसे मॉडिफाइड करा दिया। आप समझ रहे हो ना? मॉडिफाइड कार समझते हो? यस है सर। ना? अच्छा एक काम करो, गूगल करो एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ, होंडा सिटी इंटू लैम्बोर्गिनी मॉडिफाइड
इतना लिखो, होंडा सिटी इनटू लैम्बोर्गिनी मॉडिफाइड, इतना लिखो और इमेजेस पर क्लिक करो और मुझे बताओ समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जल्दी जाओ, होंडा सिटी मॉडिफाइड इनटू लैम्बोर्गिनी और इमेजेस पे जाना। फिर पीयूष कह रहे हैं अरे बेटा सच में मतलब दिखाना चाह रहा हूँ आपको, आप ज्यादा फील ले पाओगे। दिख गई? यस सर। है ना? पीयूष कह रहा आंखें प्यारी है मुझे अपनी, मैं देख के इनमें वायरस नहीं घुसाना चाहता। तो आपने देख लिया होगा एक होंडा सिटी को येलो कलर की, अगर मैं सही गैस कर पा रहा हूँ, येलो कलर की कार आ रही है। यस सर। है ना, येलो कलर की कार आ रही होगी होंडा सिटी, जिसको यस सर। लैम्बोर्गिनी का लुक देने की कोशिश की गई है। तो इसी प्रकार से बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम आपकी होंडा सिटी थी और आयनिक इक्विलिब्रियम आपका लैम्बोर्गिनी है। जो आपने नॉर्मल 3 BHK फ्लैट इमेजिन किया था वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। जो आपने मॉडिफाइड चेक करा, मॉडिफाइड घर जो बनाया वो आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी कि काम वही होगा, नाम अलग होगा। किचन में खाना उसके भी बनेगा, जो एडवांस घर है उसके भी बनेगा, 3 BHK है उसके भी बनेगा, लेकिन नाम अलग कि भैया हमने मॉड्यूल किचन में खाना बनाया, हमने भैया नॉर्मल अपने चूल्हे पे खाना बनाया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम जब शुरू हो रहा है, मेन जो है आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होगा, यहाँ पे आपको कई सारे नए टर्म्स दिखेंगे। काम उनका वही होगा जो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में हुआ करता था। आपको एक छोटा सा डेमो यही दिखा देते हैं, हम ध्यान से देखो। एक ये है CH3COOH CH3COO -H+। मैं आपको कहता हूं उसका इक्विलिब्रियम लिख के दिखाओ, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख के दिखा देते? आप लिखोगे K इज इक्वल टू CH3COO -H+ की कंसंट्रेशन और अपॉन में CH3COOH की कंसंट्रेशन। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना? अब पता है इसको क्या बोलेंगे? अब इसको पहले तो Ka बोलेंगे, पहली बात। अब आप समझ गए होंगे Ka का क्या मीनिंग है। Ka का मीनिंग है कि ये एसिड के लिए जस्टिफाई, एसिड को दिखाना चाह रहे हैं। और इसका नाम जो है अब रख दिया गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन वर्ड डाल दिया आगे। काम तो अभी भी वही हो रहा है, न्यूमेरिकल तो ऐसे ही करोगे, इसके ऊपर भी कंसंट्रेशन देगा, वैल्यू पुट करोगे, काटापीटी करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बार उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। पेपर में लिखा आएगा कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बच्चा कंफ्यूज। अरे निकालना वही है भाई, बस नाम अलग हो गया। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, गाड़ी अब भी वैसी चलनी है, बस होंडा सिटी की जगह मॉडिफाइड होंडा सिटी बोलो, 3 BHK की जगह एडवांस 3 BHK बोलोगे, तो वही वाला हिसाब है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई। रेज योर हैंड अगर मेरी बात आप लिंक कर पाए तो, वरना कोई बात नहीं है, हम और भी एग्जांपल देंगे तो आपको आ ही जाएगा समझ। चलिए होपफुली समझ गए, 10 बच्चों ने तो रेज हैंड कर दिया। तो Ka में कोई कुछ खास नया नहीं है, Ka बस एसिड के लिए डिनोट कर दिया, बाकी है वही बात सारी, है ना? चलो अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे, अब वापस आ जाते हैं। ठीक, इसे मिटा, ये सब मिटा देनी, इसे ऐसे रहने दे, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, अब इसको सुनो क्या है, बहुत प्यारा टॉपिक है। H2O लो, और पता है H2O क्या करता है? H2O हल्का सा पार्शियली डिसोसिएट रहता है इस फॉर्म में। यानी कि अगर आप एक बोतल में पानी ले, पानी कहाँ है मेरा, रुको मैं पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये रहा पानी, आराम से देखो, इस छलक रहा हुआ है ना। तो बेसिकली इस पानी के अंदर थोड़े से H+ और थोड़े से OH- हैं। तो क्या सर हम एसिड पी रहे हैं? बिल्कुल, टेक्निकली अगर बोले तो हम एसिड पी रहे हैं। तो कोई आपको होता है ना, मम्मी पापा कहना नहीं मान रहे, तो उनसे कह सकते हो कि मेरे को मेरा खिलौना ला के दो, नहीं तो मैं एसिड पी लूंगा। और फिर पानी की बोतल पीना है और एसिड पी लेना है, और फिर आप में चाटे पड़ेंगे वो अलग कि मम्मी से जो है
हवाबाजी नहीं करनी मम्मी पापा से, है ना। लेकिन टेक्निकली जो है आप एसिड पी रहे हो क्योंकि इसमें H+ के आयंस हैं। अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो असर कुछ नहीं होगा क्योंकि H+ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी बात को, यानी कि ये आप ऐसे मान लो ये 1% है और ये 99% है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये 1% है, 99% है, इस तरीके से आप समझ लीजिए आराम से। अब जरा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निकाल के दिखाओ रिलेशन। तो आप कहोगे सर K = H+ और OH- और सर यहाँ पे लिखो आप H2। अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, आप इसका नाम क्या रखोगे बच्चों, K का? बताओ जल्दी बताओ, K का नाम क्या रखोगे? बोलो बोलो बोलो। Dissociation constant of water. बस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। लेकिन काम तो वही कर रहे हो ना, इक्विलिब्रियम वाला ही, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला ही, वही काम है ना। अच्छा, ये लोग इतना ही नहीं रुकते, ये लोग और एक चीज कहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो चीज है पानी, ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? अभी अभी आपको बताया कि अगर आपने यहाँ पे 100 लीटर लिया है पानी, 100 लीटर, तो 100 लीटर का 1% कितना होता है? 1 लीटर। 1 लीटर ऐसा होगा और 99 लीटर ऐसा होगा। तो यानी कि पानी की जो कंसंट्रेशन रखोगे वो ऑलमोस्ट आप सेम ही रखोगे क्योंकि वो बहुत कम टूटा होगा, बहुत कम। तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ऐसा मान के चल रहे हैं। और इसको यहां मल्टीप्लाई कराने ले जाओ तो आप लिखोगे K इंटू में H2O = H+ और यहाँ OH-। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट ही था, ये भी आपने कांस्टेंट मान लिया, मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, लेकिन उस चेंज को हम नलिफाई, नेग्लिजिबल कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम चेंज हुआ होगा पानी। ये टूटा ही नहीं होगा ना बेटा, बहुत कम टूटता है, 1% भी मैंने ज्यादा ही बता दिया, बहुत कम टूटता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के भी एक नया कांस्टेंट बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं KW, और ये हो गया H+ OH-। इन दोनों की जगह आप ये लिखोगे, अब इसका नाम सुनो नया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लो जी, एक नया नाम। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है पुराना ही, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, बस नाम आए जा रहे हैं। कभी Ka, कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कभी KW, 3 नाम आ गए इतनी सी जल्दी, इतनी देर में। देख लो आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या करा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने क्या करा, 25 डिग्री सेल्सियस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस हमने ना KW मेजर किया, KW मेजर किया। KW मतलब हियर ये चीज मेजर करी कि कितनी है उस पानी के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पे, कितने H+ हैं, कितने OH- हमने कैलकुलेट करे। और पता है वो कितने निकले? वो निकले 10⁻⁻14 M, इतने निकले KW, इतने निकले। ये है KW की वैल्यू। KW का मतलब क्या है? H+ और OH- की कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻14 निकली। सवाल ये होता है सर आप मेजर कैसे किया होगा? तो तरीके होते हैं, पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन करके होता है, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना, वो हमारे कोर्स में नहीं है। आप बस समझ लीजिए कि हमने निकाला है 25 डिग्री सेल्सियस में। अब एक बात बताओ, ये एक था तो ये भी एक था तो ये भी एक था, अगर ये X बना होगा, मान लो कि ये X बना, टूटने के बाद ये X बना, तो प्लीज इतना बताओ कि ये कितना बना होगा फिर? कम ऑन सर एक X बना होगा, वेरी गुड। कि सर ये एक है, ये एक है, तो अगर ये आप X बना रहे हो ना तो ये भी X बनेगा, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इसकी कितनी वैल्यू रखूं, तो आप कहोगे सर अगर ये X है तो ये भी X है, तो सर ये X² हो गया, स्क्वायर वहां जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो सर अंडर रूट सही से लिख देते हैं ऐसे, तो सर x का मान आएगा 10⁻⁷, यानी कि सर ये भी 10⁻⁷ है और सर ये भी 10⁻⁷ है, तभी तो मल्टीप्लाई करके 10⁻14 बनेगा। -7 जोड़ोगे ना, बेस सेम है, पावर जोड़ोगे तो -14। तो यानी कि बच्चों H+ की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे इतनी रहती है, OH- की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे इतनी रहती है। कंसंट्रेशन याद है, मोल्स पर लीटर, यानी इतने सारे मोल्स एक लीटर में। Molarity. अभी हाँ मोलारिटी, कंसंट्रेशन में मोलारिटी है, इतने सारे मोल्स 1 लीटर में।
तो ये क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इतने सारे मोल्स हैं 1 लीटर में, अभी देख लो कितने सारे हैं, बहुत छोटे हैं बेटा, है ना, बहुत छोटी वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई। और टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं अपने एक और अगले टॉपिक की तरफ। अभी टाइम है ना हमारे पास, हाँ है थोड़ा सा, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो बस थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से, फिर आप देख लेना, मिटा रहा हूँ उसे। चलो अब एक अगला टॉपिक है, ये सब पढ़ने के बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा, पीएच स्केल। ढूंढो जरा, रेज योर हैंड, पीएच स्केल ढूंढने के बाद उसी के नीचे है, जल्दी से जल्दी से। जल्दी से कम ऑन। 11 बच्चों ने ढूंढा, सिर्फ बाकी बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे कि पीएच टॉपिक कहाँ पे है। ओली और मौली, ढूंढो बेटा। मौली आप हो क्लास में, हाँ या ना, सो गए या फिर? सर ढूंढ रही हूँ। अरे ढूंढो। द पीएच स्केल, वाटर ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, जो भी आपने हेडिंग ढूंढी थी उसके नीचे ही होगा पीएच स्केल। चलिए अब रेज हैंड करा तो यानी मिल गया है आपको, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, फिर छोड़ रहे हैं आपको, बेफिक्र रहो, सभी बच्चों को छोड़ रहे हैं। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, पहले एक चीज और मुझे बताओ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन सेम है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यानी वाटर जो है वो कैसा एक्ट करेगा, न्यूट्रल। पानी जो है न्यूट्रल होता है ना, मतलब अब दोनों चीजें सेम है, तो ना एसिडिक हुआ ना बेसिक हुआ, तो पानी क्या हुआ फिर, न्यूट्रल। लेकिन मान लो अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए OH माइनस की कंसंट्रेशन से, अगर ऐसा केस आ जाए तो एसिड, बिल्कुल सही, उस चीज को हम एसिड बोलेंगे। और वही अगर ऐसा केस आ जाए बेस, तो उस चीज को हम बेस बोलेंगे। और ऐसा केस आ जाए तो उस चीज को हम न्यूट्रल बोलेंगे, जो कि 25 डिग्री पे आ भी रहा है। ये लोग 25 डिग्री पे नहीं है, 25 डिग्री पे तो ये कंडीशन है, किसी कंडीशन पे ये हो जाए तो फिर आप एसिड बेस उस हिसाब से जजमेंट कर लेना। अब सुनो पीएच स्केल क्या होता है। पीएच का एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस के कंसंट्रेशन, ये एक फॉर्मूला होता है पीएच का। अभी यूज करना सिखाता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है इसके ऊपर, ध्यान से देख लो। अगर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो मेरे से, तो मैंने आपको लॉग सिखाया था, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, लॉग है ये। अब पता है क्या बोलेगा आपसे, आपसे कहेगा कि ये लो H प्लस की कंसंट्रेशन और बताओ उसका पीएच। तो एक बात बताओ, चलो इससे शुरुआत करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी थी, 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी थी, पुट कर रहा हूं, देखना जरा, माइनस लॉग बेस 10 10 की पावर माइनस 7, ये पुट कर दिया। एक बात बताओ, आपको याद है कि नहीं, ये जो पावर होता है ना ये आगे आ जाता है बेटा, जब भी ऐसा हो ना कि a की पावर b लिखा हो, ये b आगे आ जाता है, तो ये -7 आगे आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये चीज 1 होती है, लॉग बेस 10 10 1 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया, 7। आपको याद है कि नहीं, पानी का पीएच 7 आपको रटवाया गया है, बोलो हाँ है ना, यस सर, चेक कर लो। इसीलिए पानी का पीएच 7 होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे। जब तापमान अलग करोगे ना तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा कैसे चेंज होगी, वो अगली क्लास में। तो कुल मिला के मैं बात ये कह रहा था कि आपको H प्लस की वैल्यू कंसंट्रेशन देगा, वो यहाँ पुट कर देना, सॉल्व कर देना, पीएच आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर देना पीएच आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे कहते कि 10 की पावर -4 H प्लस की कंसंट्रेशन है, बताओ पीएच। तो ध्यान से सुनो, ये चीज यहाँ पुट करोगे, -4 फिर आगे आ जाएगा और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +4 आ जाएगा, तो उसका पीएच 4 हो गया। डायरेक्ट यहां से देख के बता दो कि पीएच 4 हो गया। इसका पीएच क्या आ जाएगा, +5 5। pH, तो ये 2 क्वेश्चन तो यही करा दिए मैंने ऐसे, ठीक। अब आप लोग एक बार प्लीज मेरे कहने से गुलाबी बक्सा 7.16 देखो, गुलाबी बक्सा 7.16 एक बार, और फिर रेज योर हैंड कर देना, मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, डाउन ही है। पढ़ने के बाद एक बार रेज हैंड कर देना अगर आपको समझ आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में करना क्या है।
अब ये मत कहिएगा कि लॉग सॉल्व करना, वो सर सिखाओ लॉग उसमें लिखा हुआ है हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है, वो हम आपको दिखा देंगे। पर फिलहाल क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लो बस कि H+ की कंसंट्रेशन दी थी, आपसे पूछा था पीएच बताओ, तो फॉर्मूला पुट किया होगा, फिर इसे सॉल्व किया होगा। वो सॉल्व कैसे कर रहे हैं किसी किसी को समझ आ रहा होगा, किसी किसी को नहीं आ रहा होगा, तो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी तो आपको पैटर्न सिखा रहे हैं। 10 बच्चों ने रिविजन कर दिया, ओके 11 बच्चों ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मौली बेटा जल्दी बताओ, चलो कर दिया आपने। अब मेरी बात सुनिए, अब आज इतना ही करते हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज करके आइएगा। आपको जो पीएच स्केल हेडिंग दिख रही है ना, पीएच स्केल और गुलाबी बक्सा 7.16, इससे ऊपर तक का सब पढ़ के आना है एनसीईआरटी से। उस पीडीएफ से पढ़ोगे ठीक है, पढ़ते रहो उस पीडीएफ से, पर मुझे एनसीईआरटी से 7.16 जो गुलाबी बक्सा है इसके ऊपर तक का सब पढ़ा हुआ चाहिए। और पढ़ के कुछ बातें नहीं समझ आएंगी, मुझे चाहिए कि हर बच्चा जो बातें नहीं समझ आ रही उसको फोटो मतलब स्क्रीनशॉट लो, क्रॉप करो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं उसका ऑडियो भेजता हूँ कि इसकी हिंदी क्या होगी। तो यहाँ तक का सारा आपको रीड करना है। देन गुलाबी बक्से के बाद बस छोटे मोटे 4-5 टॉपिक और रह गए, फिर न्यूमेरिकल करने। तो आने के एग्जाम है छोटा ही, लेकिन न्यूमेरिकल वाइज बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग, बाय।